क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन का एम्प्लॉयमेंट? आरबीआई चलाता है बैंक्स को और बैंक चलाते हैं आम आदमी को, आपको, मेरे को। आरबीआई with the help of money creates the demand and decrease the demand of this money which impacts inflation. क्या होता है बैंक के लिए? liability. See, one of the student has asked, what is the relation between employment and the inflation? There is a person called Phillips, and he has made a relation between employment and inflation, that is inverse relationship. He says that whenever inflation goes up, जब inflation बढ़ेगी, तब employment कम होगी. So there is which relationship? Inverse. Okay. हमारे as a UPSC aspirant, we need not to go into theories and names. We need to go into the logics. As per him, whenever inflation is high, the suppliers will tend to increase their supply, and they will be hiring more labor. So employment will go down. Unemployment will go down. Right? Inverse relationship. I hope you're understanding. This is theory. He has proposed a theory. He has seen this theory works, and normal sense में it works. But in the world today, which is driven by technology, here inflation could rise because of lot of factors which are beyond the control and which are not necessarily increase the investment. So there could be a situation, ये समझ में आया? क्यों ऐसा बोला उन्होंने? Because as per him, supply will increase because there is increased margin in it. इससे क्या बढ़ रहा है? Increased margin, right? हमने यही पढ़ा था? यही पढ़ा था ना? Then practice में क्या हो रहा है? आज के वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट जो है सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है. क्योंकि आज का वर्ल्ड जो है इट इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, लेस बाय लेबर. सो आज जो रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड में लेबर की, वो स्किल्ड लेबर की है. राइट? स्किल्ड क्या होता है? व्हाट इज स्किल? स्किल कैन बी हार्ड स्किल, skill can be manual skill like tire पंचर, driver, maid. These are lower grade skills. Skills can be BFSI, communication skill, like banking वालों को communication आना चाहिए, finance वालों को communication आना चाहिए. फिर होता है high end skills like space sciences, like data sciences. राइट? आज के टाइम में वैसे वर्कर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है? इकोनॉमी के अंदर हमारी इकोनॉमी इज नॉलेज इकोनॉमी. Why we are growing? India is growing. Our GDP is increasing, right? Why? Knowledge economy, right? Service sector economy, right? What is knowledge economy? Driven by skills of people, mind of people, right? Mind. हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी नहीं रहे, हैंड ड्रिवन, राइट? माइंड ड्रिवन रहे ना, नॉलेज इकोनॉमी इसलिए बोला गया. ठीक है? तो प्रैक्टिस में ऐसा पाया गया है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. क्या बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट. और डिक्रीज नहीं हो रहा है. साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है. तो कुछ लोगों का मानना है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंप्लॉयमेंट तो स्टैग्नेट कर गई है. क्या कर गई है? स्टैग्नेट. और इन्फ्लेशन बहुत हाई है. एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन. इन्होंने पूछा कि क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन का इंप्लॉयमेंट के साथ. थ्योरी में क्या बोला गया है? इनवर्स. बट रियलिटी में क्या हो रहा है? स्टैगफ्लेशन. ठीक है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लॉजिक क्या दिया मैंने? टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड. एंड इंडिया का कितना परसेंट स्किल्ड है लेबर? हमारा 5% लेबर फोर्स. कितना परसेंट? सिर्फ 5% इज हमारे पास फॉर्मल डिग्रीज हैं. सिर्फ कितने परसेंट लोगों के पास? 5%. व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद सिंगापुर, साउथ कोरिया, उनका 90% अबव स्किल्ड लेबर है. गेटिंग माय पॉइंट? तो यहीं से फर्क पड़ जाता है. तो बेरोजगारी की समस्या क्यों है हमारे यहां पे? Is it the problem of unemployment or employability?
है ना, one way we can say, right, we can say, but then that is also a problem of India only because we are not able to skill people. That is also our problem ना, हम अपनी एजुकेशन को इस तरीके से नर्चर नहीं कर पाए, या लोगों की टेंडेंसी आज भी क्या समझा जाता है स्किल्ड लोगों को, नॉट गुड. स्किल कैसे डेवलप होता है पता है, स्किल्ड लेबर कैसे डेवलप होती है. सपोज आप 10th में हो, ठीक है, 11th में यू टुक अ कोर्स ऑफ एनी वोकेशनल एजुकेशन, आफ्टर +2 you do a job, then you do the graduation and post graduation based on your interest. बट हमारे यहां क्या है, पोस्ट ग्रेड भी कंफ्यूज्ड है कौन सा कोर्स करूं. आइडियली ये होना चाहिए ना, जॉब करने से क्या आती है उस बच्चे को, मैच्योरिटी आती है. नहीं, दिस टर्म हैज बीन कॉइन्ड पोस्ट 1991 के बाद, जो हमारे पोस्ट नेक्स्ट 2 डेकेड्स 2010 तक जो हमारी ग्रोथ हुई. पोस्ट 1991 जिस प्रकार हमारा 1% आउटपुट बढ़ता था, यानी जीडीपी बढ़ता था, उस प्रकार इन द सेम मैनर प्रोपोर्शनेटली हमारी इंप्लॉयमेंट बढ़ती थी. बट पोस्ट 1990s India has experienced GDP growth in service sector which requires skilled labor. So our GDP has increased but not the employment. तो इसको क्या बोला गया, jobless growth. Stagflation means there is a theory in economics which says that कि whenever inflation increases, employment will also increase. Increase in employment and inflation has a positive relationship, or unemployment and inflation has a inverse relationship. However, this relationship is not found to be true in today's context. Why? Because economy and inflation is very high, but employment is very low. So stagnate and inflation. So stagflation is the word. How to ensure that products are not durable, double counted? Example, semiconductor chip and mobile as a whole. Double counting error comes especially with regard when we calculate their output, especially in GDP. So double counting will never come into the calculation of inflation. Okay, both are having different utility, right? हमने कल लिखा था how to measure inflation. मैंने होमवर्क दिया था आपको. What is the difference between WPI and CPI? WPI gives more weightage to manufactured product, which is 64%, and CPI gives more weightage to food and fuel product, which is 45%. So for a common man, which matters more, CPI or WPI? CPI. Now, एक मैंने कल और वर्ड बताया था, core inflation and headline inflation. Headline inflation is nothing. There can be headline WPI, there can be headline CPI. Both are same. There is no difference. When I calculate inflation index as a whole, there is no difference. Okay? Headline CPI and headline WPI are both same thing. Okay? But when I, out of headline inflation, when I deduct two products, food product and fuel product, I calculate core inflation. So core inflation is nothing but हेडलाइन में से क्या डिडक्ट कर दिया, फ्यूल एंड फ्यूल. अच्छा, चॉकलेट क्वेश्चन, क्यों डिडक्ट करते हैं हम? सी, इंडिया इज अ मॉनसून डिपेंडेंट इकोनॉमी. सो फूड इन्फ्लेशन ऑलवेज, लाइक टमाटर आपको 200 रुपए केजी मिल रहा है, टमाटर 20 रुपए केजी भी मिल रहा था, आ जाएगा एक साल के अंदर ही आ जाएगा. इतना 10 टाइम्स वेरिएशन है, समझे मेरी बात? तो हम ऐसे वेरिएशन की बदौलत, डोंट यू थिंक हमारी इन्फ्लेशन का जो डेटा होंगे हमेशा कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन. We will never get a stable picture of our India. What exactly is India doing? Why inflation is increasing? Because of the goods and services production, but only because of the fluctuation, because of lack of monsoon. Because of lack of monsoon, our India will suffer. I hope you are understanding. Idea क्या है कि फ्यूल और फूड फ्लक्चुएशन क्या होगी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट, और फ्यूल भी फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होता है. $55 पे आ गया था ब्रेंट क्रूड, और कितने पे चला गया, दोबारा से 125 पे भी जाके आ चुका है. आई होप एवरीवन नोज क्रूड. देयर आर टू वेज इंडिया इंपोर्ट्स द क्रूड. देयर आर टू वेज बाय विच क्रूड इज मेजर्ड. क्रूड ऑयल इज मेजर्ड बाय टू वेज. वन इज ब्रेंट क्रूड. कौन सा क्रूड है, ब्रेंट. This word Brent is coming from Barents Sea. Which sea? Barents Sea. It is near
in Atlantic Ocean, it is near UK. The western part of UK, there is a sea called Barents Sea. This contains less sulfur. This crude contains less sulfur. So it is more costly because it is more pure, and it is also called sweet oil. कौन सा oil है ये? Sweet. कौन सा oil है? Sweet. Why it is called sweet oil? सल्फर की मात्रा कम हो जाती है, 5% से ज्यादा नहीं होती है इसमें सल्फर. There is another method of measuring the crude which is called WTI crude. West Texas Intermediate. West Texas Intermediate. Where is Texas? So US side and UK side. This is UK side, Europe. This is US side. So internationally there are two measures of the crude oil prices. Brent crude and WTI crude. Okay. I hope everyone is understanding. Yesterday I have explained OPEC, OPEC plus, right? Acha. One more difference between CPI and WPI. You know what happened during COVID in inflation? WPI became negative, but CPI was positive. Why? When we calculate CPI, the prices that we take in CPI are post-tax prices, post-central government tax and state government tax. But when we calculate WPI, the taxes are not added. So what happened during COVID? Even though oil prices was going down, but Modi ji has increased the oil prices. The oil prices were very high, but internationally the oil prices were very low. अरे घर पे अपन जब डीजल वगैरह नहीं डलवाते थे, याद नहीं है क्या वो टाइम जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, वो गेम खेलते थे, वो गोल गोल वाली, तो उस टाइम पे गाड़ी में जो फ्यूल डलता था, हम अपने पेट्रोल पंप पे जो पैसे देते थे उसमें टैक्स ऐड होते थे भाई, तो वो सीपीआई है, कंज्यूमर को जो रेट पड़ता है, अपन है ना कंज्यूमर, और डब्ल्यूपीआई होलसेलर जो मिडल मैन होता है बीच में, तो इसमें टैक्सेस नहीं ऐड होते हैं, तो इसलिए क्या हो गया था रेट नेगेटिव, क्योंकि इंटरनेशनली ड्रॉप हो गए थे क्रूड के प्राइसेस. डब्ल्यूटीआई जो है ना क्रूड, जो डब्ल्यूटीआई नेगेटिव में आ गया था. जो ट्रेडर है ना, जैसे जो ट्रेडर करते थे लॉस में चले गए थे, क्योंकि सब खरीदते हैं क्रूड, नहीं समझे, जिनकी पोजीशन खरीदने की थी वो तो मैं, सबने सोचा कि यार 10 मतलब $50 से क्या नीचे जाएगा, अब $50 पे खरीदा, वो नेगेटिव हो गया. मैं ये कहना चाह रहा हूं, डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट जब हम करते हैं, व्हाट इज करंट रेट ऑफ डब्ल्यूपीआई राइट नाउ? अराउंड 6 to 7%. बट डब्ल्यूपीआई क्या माइनस में जा सकता है? कैसे जाएगा डब्ल्यूपीआई नेगेटिव? एक बेस ईयर है, एक करंट ईयर है. बेस ईयर में प्राइसेस 10 है, करंट ईयर में अगर 8 हो गए तो नेगेटिव हो गया ना भाई. तो ये नेगेटिव कब हुआ था? ये करंट ईयर में प्राइसेस चीजों के, जब कोविड आया था, फ्यूल के प्राइसेस नीचे चले गए थे, डब्ल्यूपीआई क्या चला गया था? नेगेटिव. बट सीपीआई पॉजिटिव था. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है? सस्ती चीजों पे के ऊपर क्या लगाती है? टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एडेड. बस ये याद रखना, प्रीलिम्स के लिए अभी तक नहीं आया इस पे क्वेश्चन. करें आगे बढ़े. वी वर मेजरिंग और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम कर रहे थे, तो आप दो उसमें से एरो निकालेंगे टाइप्स में. So types of inflation are divided into two parts. One is based on momentum. Momentum बोले तो speed, ठीक है? And other is based on cause, ठीक है? Yesterday I explained the types of inflation based on causes. याद है? Demand side, demand, उसको बोलते हैं demand pull inflation. कौन सी inflation? Demand pull. फिर हमने पढ़ा था सप्लाई साइड, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश. कौन सी होती है? कॉस्ट पुश. ये बस बना लो. फिर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल. फिर मैंने कहा था कि गवर्नमेंट क्या छाप देती है, कई बार पैसे छापती है गवर्नमेंट, लोगों के अकाउंट में डाल देती है, उसको बोलते हैं मोनेटाइज्ड इन्फ्लेशन.
फिर हम पढ़ रहे हैं मोमेंटम के बेस पे। मोमेंटम, मोमेंटम यानी स्पीड। मोमेंटम बोले तो स्पीड, ठीक है। स्पीड मतलब पहले स्लो स्पीड होती है, उसको बोलते हैं क्रीपिंग। कौन सी होती है? क्रीप। कि मान लो इन्फ्लेशन जो है सपोज करते हैं 4% या 4.10, 4.20, क्रीप कर रही है ना, स्लोली स्लोली, क्रीपिंग। क्रीपर्स देखे आपने, स्मॉल इंसेक्ट्स। फिर ट्रॉटिंग, ट्रॉट समझते हो, उछलना। फिर होती गैलोपिंग, छलांग लगाना, गैलोप। ये नाम दिए हुए हैं, these are just given in newspaper, nothing else, no need to worry about them, these are just given galloping inflation. And the extreme level of inflation is called hyperinflation. कौन सी inflation होती है? hyperinflation, ठीक है। I hope everyone is understanding this. मैं आपको समझ में आया? अच्छा, अब ये था about inflation। आपको एग्जांपल देता हूं कैसे इन्फ्लेशन ने काफी सारी इकोनॉमीज को बर्बाद कर दिया। एग्जांपल लेता हूं मैं पुराने टाइम से और रीसेंट टाइम भी लूंगा। एग्जांपल लेता हूं, जिम्बाब्वे एक कंट्री है। कौन सी कंट्री है? जिम्बाब्वे। बिकॉज ऑफ देयर पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज देयर वाज नो नेचुरल इंक्रीज इन द रियल आउटपुट। मतलब उनके देश में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो ही नहीं रही थी। कैसे होगी? क्योंकि वहां पे हर समय पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट था वो इतना अनस्टेबल था। कभी मिलिट्री रूल आ रहा है, वो लोगों को, अपने लोगों को लेके आ रहा है, फिर उसका अपोनेंट आ रहा है, वो अपने लोगों को लेके आ रहा है, तो वहां पे प्रोडक्शन हुआ ही नहीं चीजों का। अब मान लो सपोज करते हैं, आई एम सेलिंग दिस ग्लास टम्बलर, ठीक है, इस ग्लास को मैं सेल कर रहा हूं और आपके पास महक, आपके पास पैसे हैं 10 रुपए। इस पूरी क्लास में मैं ये टम्बलर, ये ग्लास सेल कर रहा हूं और सिर्फ महक के पास पैसे हैं, और महक के पास पैसे हैं सिर्फ 10 रुपए। इस ग्लास की कीमत कितनी होगी? बोली लगाओ। मैक्सिमम कीमत कितनी जा सकती है? 10 जाएगी ना। अब अपनी 10 रुपीज, राइट। अब आपके पास भी 15 रुपए आ गए, आपके पास 20 आ गए, आपके पास 30 आ गए। इस ग्लास एक ही है, इस ग्लास की कीमत कितनी रही? कुड बी एनी। आप लोग कोलैब कर सकते हो कि यार शेयर कर लेंगे, बढ़ जाएगी ना इसकी कीमत। यस और नो? अब मेरे को यह बताओ, इस ग्लास की कीमत 30 रुपए हो गई और उनकी इकोनॉमी में सिर्फ 10 रुपए का नोट है। आपको पता है जिम्बाब्वे ने क्या किया? पता है क्या किया? 1 करोड़, हाँ, दे स्टार्ट प्रिंटिंग नोट्स, और वहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट इंक्रीजिंग बट डिमांड ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग विद पीपल, एंड 1 करोड़ रुपए का नोट छापा उन्होंने। 1 करोड़ रुपीज करेंसी का नोट छापा उन्होंने अपनी। मतलब द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी वेंट सो डाउन। 40 रुपए की, 10 रुपए की चीज 40 की होगी, 40 की 4000 की हो जाएगी। जब इसकी सप्लाई बढ़ेगी नहीं तो उनको क्या बनाने पड़ा? हायर डिनोमिनेशन का नोट। हाइपर इन्फ्लेशन। कौन सी इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस की उन्होंने? हाइपर। एक कंट्री का और बताता हूं आपको, ईरान। सुना है आपने ईरान? ईरान की करेंसी जो थी रियाल, उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी करेंसी को, क्योंकि वैल्यू करेंसी की डाउन चली गई इन्फ्लेशन की वजह से, बताया था ना कल, करेंसी की वैल्यू डाउन चली जाती है। उन्होंने अपनी करेंसी को छोड़ के दूसरी करेंसी बनाई, रीडेनोमिनेट किया, जिसका नाम था तोमन। एक नई करेंसी आई है ईरान की, क्या नाम है उसका? तोमन। ठीक। एक कंट्री है पाकिस्तान, सुना है आपने? वहां पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई कि दे ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस हाइपर इन्फ्लेशन, बट उनको सपोर्ट करने दूसरी कंट्रीज आ गई, तो उन्होंने उसको सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे दी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाइपर इन्फ्लेशन, कैन इट डिस्ट्रॉय इकोनॉमी? कैन इट क्रिएट क्राइसिस? ऑफ कोर्स इट कैन क्रिएट क्राइसिस, राइट? ठीक है, इसे बना लीजिए आप। जस्ट मेक दिस डायग्राम। मैंने कल ये एक्सप्लेन कर दिए थे सारे, आज ये बना लीजिए। Someone has asked, what is structural inflation? Do you understand what is structure of economy? क्या आप structure of economy को understand करते हैं? Structure का मतलब होता है how economic activities in the economy are done. What are the 3 economic activities as we know? First is primary, secondary, and tertiary. These are like agriculture, manufacturing, and basic services और सर्विसेज। तो हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा जीडीपी है आज, इसका लगभग
62% सर्विस सेक्टर है, 24% लगभग इसका मैन्युफैक्चरिंग है, एंड लगभग 20 to 24, और ये दिस मस्ट बी 64, दिस इज 20 to 22 इज एग्रीकल्चर सेक्टर. सो अगर आप देखो 64% ऑफ आवर जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम विच सेक्टर? सर्विस. सो इंडिया विल फेस scarcity of certain manufactured products if because of any reason this manufactured products which we are importing, India will import. If because of any reason these imports are being curbed, like we import semiconductor chips from China, and if because of any reason they are not available to us, what India will face? The price increase of semiconductor chips. So that is because of structure of our economy. We are too much dependent on others. ठीक है, आगे बढ़े. There are certain terms which we need to remember along with this topic of inflation. What are these terms? Like, suppose inflation rate is 6% and it goes to say 5%. What term you will use for this? Disinflation. You will use the word disinflation. Suppose the inflation rate is 6% but it goes to 0 or minus. You will use the word deflation. Which country experienced deflation? Japan. Japan has experienced the absolute level of decrease in the prices of goods and services. This could be attributed to the aging population in Japan. The population is aging in Japan. Disinflation समझ में आया? Deflation समझ में आया? Disinflation क्या है? रेट का डिक्रीज होना. 6 से कितना हो गया? 5%. Deflation क्या हो गया? Absolute decrease. Absolute. 10 रुपए की चीज 12 की होती थी, अब कितने की होगी? 11 की. वो है डिसइंफ्लेशन. 10 रुपए की चीज 8 की हो गई, एब्सोल्यूट डिक्रीज हुआ, तो वो क्या है? डिफ्लेशन. ठीक है. हाइपर इन्फ्लेशन मैंने बताया, स्टैगफ्लेशन मैंने बताया, राइट. बच्चों, अब हमने इंडिया की प्रॉब्लम को तो समझ लिया. प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन. क्या है प्रॉब्लम बच्चों? But how to solve it? There are two things which you need to remember here. Government of India will take supply side measures these are long term in nature. This could be increasing the production of pulses, increasing production of pulses in India. There are a lot of missions whereby government, India is the largest consumer of pulses and largest importer of pulses. हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस के. क्यों पल्सेस की प्रमोशन बढ़ रही है? कल बताया था ना, प्रोटीन्स, और उससे क्या हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है. और साथ ही साथ इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं है कि हम अपनी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर सकें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट. ठीक है, ठीक है. तो सप्लाई साइड मेथड्स आर वन. विच मेथड्स? ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ मिशंस व्हिच आर गोइंग ऑन. लाइक वी ट्राई टू रिफॉर्म आवर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. We try to reform our agriculture production systems, infrastructure push so that wastage does not happen. Lot of things are there, lot of things. ठीक है, but these takes time. इसमें क्या लगता है बच्चे? Time. There is another thing which is called demand side. Which side? Which are done immediately, quick. Let us understand this is important for us, though this is also important,
This is not the part of the coverage right now. You will be doing it in another segment. So for this segment, we'll understand this demand side. Okay? What is this demand side और इसको कैसे करते हैं? इसको समझाने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना होगा जिसका नाम है आरबीआई. समझे आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है. ओके, कब बना था ये? ओके, इट वॉज 34 में तो इसका लॉ था. व्हेन इट स्टार्टेड फंक्शनिंग, कब? 35. क्यों? अनदर चॉकलेट क्वेश्चन. व्हाई? ओके, नहीं, दैट इज the way by which it came, right? But why, what event happened during this era? During this era, when was the second बोले तो global economic depression came in the world. ठीक है? Whenever global economic depression came, banks fail. What banks does? बैंक आपको लोन देता है, मैंने आपको पैसा दिया, और इकोनॉमिक जब स्लो डाउन आता है तो लोगों के बिजनेस फेल हो जाते हैं, तो लोग रिटर्न नहीं करेंगे या करेंगे? नहीं करेंगे. जब लोग रिटर्न नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? जब लोग रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा उससे? बैंक्स फेल. लॉट ऑफ इंडियन बैंक्स फेल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. सो दिस इनिशियली दिस बैंक वाज फॉर्म विद ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पीपल एज द शेयर होल्डर ऑफ दिस बैंक. They were the owners of this bank. Initially, this bank was nationalized in 1949 by Banking Regulation Act. Okay, right? So, RBI was formed, right? What does RBI do? RBI क्या करता है? सबसे पहले पैसे छापता है. कौन सा फंक्शन बोलते हैं इसको? सिनराज फंक्शन. मिंटिंग, प्रिंटिंग मनी. ठीक है, ठीक है. देन it lends the money, but to whom? To banks. You should use the word scheduled bank. Which word? Scheduled bank. There is a, under this RBI Act 1934, there is second schedule. I hope you must be knowing about schedules, under which there are two conditions which every bank has to fulfill, and when they fulfill these two conditions, they are called scheduled bank. Which banks? There is a topic which we are going to do about types of bank on the last day of our class. Okay? But today and tomorrow our focus will be more on monetary policy, functions of money, types of money, and all other related events related to banks. So, it prints the money, Sinaraj function. It lends to bank. It is called bankers bank. क्या word use करना है इसके लिए? What does it mean? क्या मतलब हुआ इसका? Very good. It is a bank for the commercial bank. आपका बैंक HDFC हो सकता है, ICICI का हो सकता है, बट HDFC और ICICI के लिए कौन सा बैंक है जब उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी? RBI. Very good. ठीक है. थर्ड, इट इज गवर्नमेंट बैंक. किसका बैंक है ये? इट इज किसका बैंक है? तो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब जरूरत पड़ेगी तो क्या किससे लेंड करेंगे? आरबीआई से. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट. याद रखेंगे ये बात. सो इट इज बैंक फॉर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. Okay, very good. It also regulates certain financial intermediaries. Have you heard of these financial intermediaries?
like Paytm, PhonePe, Google Pay. So it also regulates them. So basically, it is the regulator of financial system, not the only regulator of financial system, बच्चों. It is one of the regulator of financial system. ठीक है? It is government bank, it is bankers bank. ठीक है? It is also called lender of the last resort. क्या कहलाता है ये? Lender of last resort. चलो लिखते हैं बच्चों इसको. लिखें? लिखो. अब बनाओ हेडिंग. स्पेस छोड़ देना थोड़ा सा. हेडिंग बनाओ. आरबीआई हेडिंग बनाओ जल्दी से. इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, especially banks and other lending institutions. लिखिए, its main functions are: A, it formulates, implements and monitors the monetary policy with the objective of price stability. Second, it is regulator and supervisor of financial system and also payment and settlement system. होमवर्क लिखो. आपने फादर से या अपने घर पे आप लोग समझ के आएंगे. तीन चीजें लिखो. You will understand the difference between IMPS, NEFT, RTGS. NEFT, yes, time frame. RTGS is done in real time and it has huge limit. But NEFT is done with 30 minutes. ठीक है? IMPS is also done with real time but very less amount. ठीक है? IMPS, NEFT, RTGS. ठीक है? You will also read about NPCI. Very important. इसके पूरे पेज को पढ़ लेना. एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन जरूर टकरेगा आपको. NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट फंक्शन आरबीआई का. इट इज इश्यूअर ऑफ करेंसी. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है? यू विल डू होमवर्क एंड गूगल द मीनिंग ऑफ 3 वर्ड्स. होमवर्क लिखो थोड़ा सा. बैंकर्स बैंक क्या मतलब होता है? देन लिखो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स बैंक एंड लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजोर्ट? मैं आरबीआई समझ में आया? आपके दिमाग में एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए, राइट? अभी आजकल वो मूवी चल रही है ना, तेलगी स्कैम 2005 2003. पहले आई थी ना अरशद मेहता वाला. अब इस पे आया अब्दुल करीम तेलगी. सुना है आपने ये नाम? हैव यू हर्ड ऑफ दिस नेम? व्हाट दिस गाय डिड? दिस गाय प्रिंटेड, ही टुक अ प्रेस एंड ही प्रिंटेड द स्टैम्प पेपर. उसने स्टैम्प पेपर समझते हो? हम जब भी कोई एग्रीमेंट करते हैं लैंड रिलेटेड तो हमें स्टैम्प पेपर पे साइन नहीं करना होता है. तो उसने वो खुद ही प्रिंट कर दिया. तो आरबीआई प्रिंट्स द मनी. एक बेसिक क्वेश्चन आता है, why can't RBI print unlimited money, give it to everyone, like all the JJ colonies wala, all the poor people, make them rich, deposit the money directly into their account, say 15 lakh rupees, they'll be rich by 15 lakh, right? But why don't RBI does that? Because supply of goods and services are not increasing, the value of currency will go down. So it is called prudency, it is called wisdom. Basic wisdom समझ में आया? Otherwise there is no limitation on RBI to print money. We can print as much money as we want, but based on these principles we don't print the money. चलो, let us understand. If RBI prints the money, it is called stock of currency or stock of money. क्या कहलाता है ये? Stock of money. But how does this money comes into economy and how does economic wheel turns up? How? For this function, we need to understand second important thing of today's class. What is bank? What is bank? होता क्या है ये बैंक? मैम आ रहा है कुछ समझ में? ओके, मैं अपनी क्लास को लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. मैंने बताया इन यूपीएससी यू नीड टू अंडरस्टैंड इश्यूज विद इन इंडियन इकोनॉमी. द prima or the most important issue that Indian economy is facing, or in fact the world economy is facing, is inflation. And this inflation, we have understood the entire thing about what is inflation.
But now the next question comes, if there is a problem, there must be solution. For solving the problem of inflation, we need banks. But for that, who takes into account the inflation, that is RBI. We have understood what exactly is RBI. We have understood. Now the point is, since we have understood what is RBI, now it's a time to understand how does RBI with the help of money creates the demand and decrease the demand of this money, which impacts inflation. I am now trying to create the relation between RBI's function and the inflation topic. But before that, I need to explain certain concepts. The concept is related to RBI, which I have explained right now, and second concept is related to bank. होता क्या है बैंक? बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है. क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. पता क्या करता है बैंक? देखो कितना आसान बिजनेस है. अपन भी खोलेंगे बैंक, देखना आप. ये आपने बैंक की टी बना दी. क्या बना दी? टी. याद रखना, ऐसे याद रखना, ठीक है. आपका हर साल पिछले 5 सालों से लगातार एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है इस वर्ड से. बहुत इजी है, तो बहुत इजी है मगर ये, ठीक है. बैंक क्या करता है? आप जैसे लोगों को कहता है आओ आओ पैसा लगाओ. क्या कहता है? आओ आओ मेरे पास पैसा क्या करो आप? डिपॉजिट करते हैं ना. पापा बहुत अच्छे हैं ना, आपके नाम डिपॉजिट बनाते हैं ना. जब हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं पैसा, है ना, तो हमें जनरली कितना रिटर्न मिलता है मैम? सो इस बैंक में आपको अराउंड 4% आपको रिटर्न मिलता होगा अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है. तो कौन सा अकाउंट है? सुना है आपने? सेविंग, बचत खाता सुना है? तो आपने डिपॉजिट कराया पैसा. सपोज करते हैं मैडम आपके पास 100 करोड़ रुपए है, तो यू हैव 100 करोड़ रुपीज, यू डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. सपोज दिस थिंग हैपेंड ऑन 1 जनवरी 2023. आफ्टर 1 ईयर एनुअल, यानी कब होगा 1 ईयर? 31 दिसंबर. यू विल गेट हाउ मच परसेंट रिटर्न? 4%. तो 100 करोड़ पे 4% कितना हो गया? आपको कितना मिलेगा? 104 करोड़. कितना मिला इनको? 4%. आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हुई कितने परसेंट से? कितने परसेंट से? 4%. यस नो? वेरी गुड. अब देखिए बैंक कितना शानदार काम करेगा. आपका पैसा जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, कितना मिनिमम रेट क्या होता है? 7, 8, 9, लेट अस सपोज 8%. वो 100 करोड़ रुपए कितने रुपए पे दे देता है? बैंक को कितना मिला आफ्टर 1 ईयर? 1 साल का दिया. कितना आपको कितना बचा बैंक को? 4 करोड़ रुपए. पैसा आपका है, घर बैठे पैसे कमाए, बैंक लगाए. सो बैंक आर नथिंग बट क्या है बैंक? मिडलमैन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. दे आर बट दे आर परफॉर्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जरा इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं. When money is changing hand from people to people to people, prosperity is created. Why and how? How economic activities are created? He is getting services, they are performing services, and this person who is borrowing 100 crore rupees, he will invest into certain plant and machinery for which he will employ people. He will employment will be created. He will create consumption. He will create production of goods and services, which means he will lead to economic growth, which means he will increase the GDP of India. Yes or no? आपका एक स्पेशल टॉपिक होगा नेशनल इनकम कैलकुलेशन के ऊपर, आप करेंगे वो, ठीक है. ये समझ में आया? कितने रुपए जमा कराए थे उसने? 100. कितने मिले? और ये बंदा भी 108 रुपए का पैसा लेके, इसको अल्टीमेटली 108 चुकाना है. He might open a shop in Rajinder Place where he will be selling things at double the rate. So he will be earning how much? 100% margin. पे आपसे कितने रुपए कमाते हैं?
10 रुपए की चीज आपको बेचते हैं 12 रुपए की, आपको लगता है 12 ही तो है, लेकिन उसका मार्जिन कैलकुलेट करो आप, कितना हो गया 20%। कितने पे पैसा उठाया उसने, कितना परसेंट कमाया उसने। सो मनी व्हेन इट चेंजेस हैंड, प्रोस्पेरिटी इज क्रिएटेड, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज इज क्रिएटेड। और अगर मैं बोलूं मनी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लीकेशन आती है आपको, सो ऊपर कितना 0.04 से मल्टीप्लाई किया तो 104 हो गया वो, तो मनी मल्टीप्लाई होगी थी आपकी कितने परसेंट से, 4% से। बैंक की कितने परसेंट से हुई, 4% से। इनकी कितने परसेंट से हुई, वी डोंट नो, बट इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। अरे यस नो। तो अगर मैं एक लाइन बोलूं, व्हेन मनी चेंजेस हैंड फ्रॉम पीपल टू पीपल, इट इज क्रिएटिंग वेल्थ एंड मनी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, क्या ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी, सही होगी। इट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। आइए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करें, इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करें, इतना समझ में आया। इमेजिन करो आपका, हमारे डिपॉजिटर 100 CR वाले, 100 CR, कनिष्का के पास 100 करोड़ रुपीस है, ठीक है, और ये बात है 1 जनवरी की, ठीक है। बैंक ने ये पैसा लेंड कर दिया, पता किसको, कुछ पैसा दे दिया विजय माल्या को, कुछ पैसा दे दिया नीरव मोदी को, और कुछ पैसा दे दिया मेहुल चोकसे को। एंजॉय, टोटल पैसा 100 CR आपका, ठीक है। जनरली बैंक के अंदर एक ही डिपॉजिटर नहीं होता है, वेरी स्मॉल पीपल लाइक अस, हमारे जैसे गरीब बंदे पैसा अपनी खून पसीने की कमाई लगाते हैं बैंक में, और बैंक उसको कहीं और दे देता है। अब आप लगभग 30 दिसंबर को आपने फोन किया कि मेरे को पैसा चाहिए, बैंक मैनेजर ने कहा ठीक है मैडम कल आइए, आप ले जाइए पैसा। आप पहुंचे बीओबी में, और बीओबी ने जब इनको कॉल किया 30 दिसंबर को, इनका नंबर ही आउट ऑफ कवरेज एरिया था। जब इनको कॉल किया गया, सुना है अपने विजय माल्या, मेहुल चोक से, नीरव मोदी, दे आर आउट ऑफ कंट्री, राइट? समवन टुक द लोन एंड रैन आउट ऑफ कंट्री। नाउ बैंक, this is perfect case where bank fraud has happened, and now bank will refuse and they will say no to you as well. उन्होंने जैसे आपको ना कहा, लेकिन इकोनॉमी में तो क्राइसिस बन गया। एक बैंक के सहारे कितने लोग जुड़े हुए थे, ये लोग खत्म जिन्होंने डिपॉजिट कराए थे, ये लोग तो थे ही खराब। सो इकोनॉमी का कोर जो होता है वो हिल गया हमारी इकोनॉमी का। मुझे ये बताओ आरबीआई को क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम ना आए कि बैंक में इस तरह के अनवेरिफाइड और इस तरह के जो लोग हैं इनको पैसा ना दिया जाए। बाद में पता लगा कि बैंक का मैनेजर भी इन्वॉल्व था इनको पैसा देने में, बाद में पता लगा। अब बताएं क्या करें मैम को टेंशन होगी। हाँ, शी इज टेकिंग डीप ब्रेथ्स। हाँ सच में बताओ क्या करें जैन साहब। रूल्स एंड व्हाट रेगुलेशंस, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, नॉट रूल। चेकिंग द बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये तो बंदा एमपी है भाई, विजय माल्या इज 2 times एमपी, वन इज फ्रॉम कांग्रेस एंड अदर टाइम फ्रॉम बीजेपी। अब बताओ क्या बैकग्राउंड चेक करोगे? हाँ ठीक है, उसकी जो समवन एल्स था उसकी प्रॉपर्टी 20% थी, 20 करोड़ थे, उसके ले लिया हमने, 80 करोड़ तो बच गए। मैं ये चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन ना आए। ये सिचुएशन क्यों आई कि बीओबी का बंदा मिला हुआ था खुद। ऐसा क्या करें कि बीओबी जो है या कोई भी बैंक है इंडिया में वो ऐसा ना करे। क्या कर सकते हैं मैडम? एक बेसिक साइकोलॉजी हमारी ये होती है ना, जिस चीज में हमारे एफर्ट लगे होते हैं उस चीज को हम ज्यादा वो नहीं करते हैं, जिस चीज से हमें खुद को नुकसान होता है उस चीज को लेके हम सुधारने की कोशिश करते हैं। वाई पीपल आर एपैथेटिक टुवर्ड्स आवर सराउंडिंग्स। बट इंडिया में क्या है, घर को तो हम पूरा क्लीन रखते हैं लेकिन गंदगी बाहर कुछ भी खाया फेंक देते हैं। क्यों? हमें फर्क नहीं पड़ता है उससे। फर्क उसको पड़ेगा ना जो वहां रहता होगा। हम तो रहते ही नहीं उधर, गंद खाया उधर फेंका, कल देखेंगे। अपना घर तो साफ है ना, देखो कितना क्लीन है। व्हाट वी शुड डू whenever any bank, when they are lending to someone else,
certain percentage of the money which they are lending should be their own money. खुद का पैसा होना जरूरी है। अगर आप याद करो बचपन में जब हम क्लासरूम में होते थे और कोई क्लास में हमारा खुद का बनाया हुआ चार्ट होता था, हल्का सा हट भी जाता था, उसको साफ करते थे, उसके ऊपर पूरी टेप लगाते थे, उसको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश रहती थी हमारी, राइट? उसको कुछ ना फर्क पड़े। जबकि वहीं क्लास में शीशे भी होते थे, वो भी टूट जाते थे, तोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसको आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं या नहीं? तो अब क्या करें? तो जो ऑन इन्वेस्टमेंट, जब मैं पैसा लेंड कर रहा हूं किसी को, उसका कुछ परसेंटेज से 10%, और इन आरबीआई ने 9% बोला है प्राइवेट बैंक्स के लिए और 10% बोला है गवर्नमेंट बैंक्स के लिए, खुद का पैसा होना जरूरी है। खुद के पैसे को क्या बोलते हैं? इक्विटी। वेरी गुड। और इन्वेस्टमेंट में इक्विटी आती है और क्या आता है? डेट। गुड, वेरी गुड। तो कुछ पैसा खुद का होगा तो बैंक किसको लेंड नहीं करेगा? खुद का पैसा वो गलत आदमी को लेंड नहीं करेगा। चलो, गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया। आर यू कन्विंस्ड नाउ? बैंक का खुद, जब बैंक स्टार्ट करते हैं तो बैंक को स्टार्ट करने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उस लाइसेंस का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहता है प्राइवेट बैंक्स के लिए? 100 CR। तो मिनिमम आपके पास 100 CR होगा तो आप 1000 CR की लेंडिंग कर सकते हो। तो मैक्सिमम डिपॉजिट भी आप 1000 CR का ही ले सकते हो। फिर गेटिंग माय पॉइंट? मैक्सिमम लेंडिंग कितने कर सकते हो? जितना आपके पास कैपिटल है, 10% उसका। तो अगर आप 1000 CR की लेंडिंग कर रहे हो तो कितना कैपिटल मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए? 100 CR। 10 लाख करोड़ की तो 1 लाख करोड़। आपका खुद का पैसा होना जरूरी है। यस, दिस पैसा, जो पैसा होगा वो क्या बाय करेंगे? इसके गोल्ड और गवर्नमेंट एसेट्स, यस, सिक्योरिटीज करेंगे। अभी बात हम, ये लॉजिक समझ में आया आपको? तो क्यों किया हमने ऐसा? खुद का पैसा क्यों लगाया? ताकि ये बंदा भाग ना जाए, गलत बंदों को पैसा ना दे। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब हमारा खुद का पैसा इन्वॉल्व होता है तो हम सोच समझ के देते हैं पैसा, नहीं? अरे देते हैं ना। अच्छा, समझ में आ गया ना? चलो जी, इसी बात पे अब हमने लैंड किया किसको? रतन टाटा, है ना, जेन्युइन बंदा। फिर हमने लैंड किया नारायण मूर्ति, और फिर हमने लैंड किया शिवनादर। ठीक है जी, ये बात थी मैडम। आप लेके गए अपना डिपॉजिट 1 जनवरी को और आप 30 दिसंबर को गए। बैंक ने 30 दिसंबर को रतन टाटा को फोन किया। क्या फोन किया? रतन टाटा को। आपको इन्होंने, बैंक ने जो इनको लैंड किया था, आपका लगभग आप लेने 10 CR ही गए थे। कितने गए थे? 10 CR। और इनके पास भी 10 CR ही था। तो बैंक ने सोचा कि दे ही देंगे 31 दिसंबर, भाई जेन्युइन बंदे हैं, इनका पहले से ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सब कुछ सब बढ़िया है इनका, कभी आज तक गड़बड़ नहीं हुई। तो फोन किया तो इन्होंने कहा कि मैम थोड़ा सा डिले है, हमारे मैनेजर को बोला कि थोड़ा सा डिले है हमारी तरफ से और 2 दिन बाद हम दे देंगे। कब दे देंगे? 2 जनवरी को। कब दे देंगे? 2 जनवरी। आपको कब लेना मैडम? कब लेना है आपको? 31 दिसंबर। और बैंक हो गया इस केस में क्या? फेल। अरे यस और नो? दिस इज द परफेक्ट सिचुएशन विच इज कॉल्ड बैंक रन। क्या कहलाता है ये? बैंक रन। ये परफेक्ट सिचुएशन है एक किसी बैंक में। अब मैडम क्या करें? जितना डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज अगर हम बैंक के अंदर रिजर्व्स के तौर पे रख देंगे। किसके तौर पे रख देंगे? रिजर्व्स के तौर पे। तो बैंक को हम कह रहे हैं, सपोज यू आर कमिंग विद डिपॉजिट हाउ मच? 100 CR। तो आप उसका 25 CR यानी 25% अपने पास डिपॉजिट में रखो और कितना लैंड करो? सिर्फ और सिर्फ 75 CR। अगर ये लोग नहीं चुका पाते हैं और ये लोग 10 CR लेके आते हैं तो आपके पास 25 करोड़ का रिजर्व है जिसमें से आपको ये पैसा इनको दे देंगे। गुड आइडिया और बैड आइडिया? गुड आइडिया। Now you have understood the 2 basic problem and phenomena or failure because of which bank fails,
एंड नाउ वी विल बी नेमिंग देम. लेट अस नेम द बैंक्स. और ये टर्म्स को हम नेम करते हैं. बनाइए आप लोग टी शेप रफ कॉपी में बनाइए. देखो जी, बैंक में सबसे पहले लोग आते हैं क्या कराने मैडम? डिपॉजिट. क्या कराने आते हैं? डिपॉजिट. डिपॉजिट दो तरह का होता है. एक तो है डिमांड पे. आप लोगों के पास डेबिट कार्ड है, जब चाहो एटीएम में जाओ पैसा निकलवा लो, जब चाहो शॉप पे जाओ पैसा निकलवा लो, और उसकी ऐप भी है यूपीआई ऐप, जब चाहो पैसा निकलवा लो, तो आपकी डिमांड पे पैसा मिल जाता है. वो कौन सा डिपॉजिट होता है? डिमांड डिपॉजिट. कौन सा डिपॉजिट होता है? डिमांड डिपॉजिट. कौन से अकाउंट होते हैं इसमें? सेविंग अकाउंट. सुना है आपने? और कौन सा एक और अकाउंट होता है? करंट अकाउंट. इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस. चालू खाता, ये होता है बचत खाता, ये होता है चालू खाता. करंट अकाउंट. हैव यू हर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट? करंट अकाउंट किसका होता है? करंट अकाउंट बिजनेस पर्सन. ठीक है, जितना अमाउंट हम विड्रॉ करना चाहें, इसमें कुछ रेगुलेशंस कम होती हैं जिसकी वजह से ईज पड़ जाता है बिजनेस करने में. बट डिमांड पे निकलवा सकता है आदमी. एक होता है टाइम डिपॉजिट. कौन सा डिपॉजिट होता है बच्चे? जिसमें आता है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट. है ना, पापा कराते हैं ना कि भाई 3 महीने की एफडी. अगर 3 महीने से पहले पैसा निकलवाओगे तो एक फाइन लगता है, पेनल्टी लगती है, पिनल चार्जेस लगते हैं. सुना है आपने? डिपॉजिट करा दिया अब हमने, ये टर्म यूज हो गई. अरे यस नो? इनको लेंड कर दिया. ओके. कुछ पैसा रिजर्व्स में रखा. किस में रखा बच्चे? ठीक है, अभी इनके नाम बताऊंगा मैं ड्यूरिंग द कोर्स. रिजर्व्स के दो तरह के रिजर्व्स होते हैं. एक होता है कैश रिजर्व्स और एक होता है अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स. कुछ तो रिजर्व्स कैश में रखे जाते हैं, कुछ रखे जाते हैं गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में. आरबीआई बताता है सब चीज. हर एक चीज की गाइडलाइन कौन ले डाउन करता है? आरबीआई. क्योंकि आरबीआई क्या है? एक तरीके से फादर ऑफ बैंक्स, रेगुलेटर है वो बैंक्स का. ठीक है, ठीक है, ठीक है. कुछ पैसा, इसका पैसा अपनी कैपिटल के रूप में रखना है. इसको बोलते हैं क्या? रेशियो. किसका होता है? परसेंटेज किसका होता है इसका? तो इसको बोलते हैं कैपिटल एडुक्वेसी रेशियो. ये क्वेश्चन आया था 2020 में कि कैपिटल एडुक्वेसी इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ द मनी विच इज लेंट. ये समझ में आया? कैपिटल एडुक्वेसी रेशियो. ये समझ में आया? लेंडिंग. ये परसेंटेज किसका है? इसका. ये परसेंटेज किसका है? इन डिपॉजिट्स का. विच डिपॉजिट? टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट. ठीक, इतना समझ में आया? अच्छा, कुछ एक दो टर्म यूज करना चाहता हूं. ठीक है, ये सुना है आपने कभी टर्म एसेट? नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले, ये सुना है आपने कभी? लायबिलिटी सुना है? क्या होता है मैडम एसेट? सपोज मैं आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, और आप एक आईएएस ऑफिसर हो. ठीक है, रिनाउंड आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया. ओके. और जो आपका पार्टनर है, आपने जो पार्टनर चुना वो सर्विस से नहीं चुना. ठीक है, तो आपने जो पार्टनर चुना वो सर्विस से नहीं है. ही डजंट डू एनी वर्क. ठीक है, और आप कमा के लाते हो, ऊपर की कमाई और सब तरह की कमाई आप लेके आते हो घर पे. ही बस वो दिन भर खाना बनाता है, खाता है, सो जाता है, आपके लिए बना देता है, कुछ नहीं करता. कभी करता है, कभी नहीं करता, करता नहीं है. वो आपके लिए क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? अरे हस्बैंड है तुम्हारा वो. आजकल रिश्तों में जो गड़बड़ हो रही है वो क्यों हो रही है? पैसे की वजह से. आप समझ रहे हो? तुम सारा मामला प्यार का नहीं है कहीं भी. ये भी तो बोल सकती थी कि बट इन्होंने तो पहले दिन ही बोल दिया. क्या है वो? मेरा लायबिलिटी. ठीक है, समझ में आया है ना? जिसकी वजह से, किसी भी चीज की वजह से जिसपे आपको कुछ देना पड़े, क्या करना पड़े हमेशा? ओ. व्हेन यू ओ समथिंग, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी. चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं. यू आर इन अ सर्विस, राइट? एंड नाउ योर हस्बैंड इज आल्सो इन सर्विस. ओके. एंड नाउ ही इज आल्सो अर्निंग गुड मनी एंड ही इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, है ना, ऑन ओकेजंस, राइट? और व्हाटएवर यू डिमांड ही इज ट्राइंग टू फुलफिल एज पर हिज रिसोर्सेज. वो आपके लिए क्या है? एसेट नहीं है, वो हस्बैंड है. कब समझोगी तुम? I hope now this example makes clear the difference between asset and liability. Asset is something जिसके होने से आपको कुछ रिटर्न आए. क्या है आपको? रिटर्न. पैसा तो लगेगा एक बार, लेकिन बाद में फिर रिटर्न आए, तो वो आपका क्या बन जाता है? एसेट.
बट लायबिलिटी क्या है? जिसके होने से आपको बार बार पैसा देना पड़े। जीवन में क्या अपनाओगी, एसेट या लायबिलिटी? तो एसेट एंड लायबिलिटी समझ में आया। अब मेरे को ये बताओ, ये जो डिपॉजिट है फॉर द बैंक्स आर एसेट और लायबिलिटी? दीज डिपॉजिट फॉर द बैंक आर एसेट और लायबिलिटी? हैंड रेज करके। दीज आर एसेट्स। डिपॉजिट जो है वो बैंक के लिए एसेट है। मैंने एसेट की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जिसके होने से कुछ मिले बैंक को। इनके होने से बैंक को इनको कुछ देना पड़ रहा है या फिर लेना पड़ रहा है? आप जब बैंक में डिपॉजिट करने आए तो आपको बैंक कुछ देगा या आपसे कुछ लेगा? आपसे क्या लेगा बैंक? डिपॉजिट आपने पैसे जमा करा दिए तो, लेकिन आपको रेगुलरली बेस पे आपको कुछ पैसे देगा ना। तो बैंक, आप बैंक के लिए लायबिलिटी हो या एसेट हो? लायबिलिटी हो। तो डिपॉजिट क्या होता है? बैंक के लिए लायबिलिटी। क्या होता है? लायबिलिटी। एसेट्स आर गुड और रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड गिव अस अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। यस, कंटिजेंसी में यूज कर सकते हो आप अपने एसेट्स को। ठीक है, वेरी गुड। तो डिपॉजिट समझ में आया। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लो बैंक के चश्मे से, लो इसके चश्मे से देखो। अब बताओ बैंक की नजरों से, यू आर एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी, वेरी गुड। एंड द डिपॉजिट्स और सॉरी द बोरोवर्स आर एसेट्स। व्हाई? बिकॉज दे गिव अस एक ईएमआई देना पड़ता है अपने को। बैंक को फायदा होता है ना उससे। आपको पता है, आप मोबाइल लेने जाते हो, बहुत सारे लोग ईएमआई पे मोबाइल लेते हैं। नेवर टेक मोबाइल ऑन ईएमआई, फुलिशनेस। सबसे पहली बात, कभी आप लायबिलिटी और डेप्रिशिएबल एसेट्स मत पालो, कभी भी। जितने भी बड़े बिजनेसमैन होंगे, आप कभी भी नहीं पाओगे कि वो लोग डेप्रिशिएबल एसेट्स की तरफ खर्चा करते हैं। हमेशा कौन से एसेट की तरफ खर्चा करते हैं? एप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल मतलब कि आपने मोबाइल खरीदा, उसकी वैल्यू आधी हो जाती है हर साल। 50% पे नहीं मिल जाता मोबाइल, नहीं, एक साल बाद 50% पे मिल जाएगा। तो कभी भी ऐसा मत पालो। लेकिन सेकंड थिंग, आप एसेट लेते हो, वो नो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं। क्या कहते हैं? नो कॉस्ट। आपसे एक चार्ज लिया जाता है जब आप पहली बार पेमेंट करते हो, शायद 250 या 500 रुपीज का, ठीक है, 6 महीने में देना होता है। वो लोग 500 रुपए लेते हैं आपसे चार्ज, ठीक है। इसको डिवाइड करो 500 रुपए को, मोबाइल लिया आपने, सपोज करते हैं 6 महीने में देना है, तो पर मंथ मोबाइल का वो कॉस्ट कितना है? 500 रुपए पे मोबाइल का कॉस्ट होगा। अगर लोग 12-12 हजार के लेते हैं मोबाइल, 20-12 हजार के मोबाइल में 500 रुपए का कॉस्ट, कितना परसेंट बना बताओ? अरे 1200 इज 120 इज 1%, लगभग 4.5%। एंड कितने महीने में दिया? ये 6 महीने में। 24% ब्याज चार्ज कर लिया उसने आपसे। 24% का ब्याज। आप लोन लेते हो किसी बैंक से, ले लो लोन और फिर परचेज कर लो मोबाइल, वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन बैंक देगा नहीं आपको मोबाइल लोन, मोबाइल के लोन, वो अलग बात है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ दे आर फूलिंग पीपल। कॉमन मैन को लगता है 250 रुपए तो है। ये बैंक के टर्म समझ में आए? सभी को आए? क्या क्या वर्ड यूज किए मैंने? कैपिटल एडुकेसी रेशियो, डिपॉजिट्स, डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, लेंडिंग, ठीक है, रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। I've used this term. आइए आते हैं एक बड़े अच्छे टर्म पे। अब हम मिलाते हैं आरबीआई, दिस इज आरबीआई, दिस इज बैंक, और ये है कॉमन मैन, आम आदमी। तो आरबीआई, बैंक और आम आदमी, ठीक है, ऐसी लिंक है ना हमारा, है ना। आरबीआई अगर बैंकों को पैसा देता है, क्या देता है? पैसा। क्या देता है बच्चे? पैसा। बैंक आगे अपना मार्जिन ऐड करके आम आदमी को पैसा देते हैं, ठीक है। अगर ये पैसा महंगा हो जाए, क्या हो जाए? महंगा, तो यहां पे आम आदमी के लिए भी लोन महंगा हो जाएगा। आम आदमी जब कोई चीज महंगी होती है तो कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा? कम। तो इसकी डिमांड कम होगी, और उससे क्या कम होगी? इन्फ्लेशन। लिंकेज समझ में आई? मैंने किसके पहले मैंने बताया आपको? आरबीआई, मैंने बताया फिर बैंक कैसे काम करते हैं। बैंकों का खुदा कौन? आरबीआई। बैंकों के पास पैसा लेने के लिए किसके पास जाते हैं? आरबीआई। आरबीआई से एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगा तो आम आदमी को लोन महंगा होगा या कम? महंगा। आम आदमी कम लोन लेगा और आम आदमी खर्चा कम करेगा, जिससे महंगाई कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। डिमांड साइड, दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉलिसी को कौन सा पॉलिसी बोल देते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। बस अब हम इसको डिटेल में, अब मैंने आपको एक ब्रॉड पिक्चर क्रिएट कर दी आपके माइंड में, अब हम इसको डिटेल में कीवर्ड वाइज समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए लिखते हैं। आरबीआई लिख लिया आपने, अब लिखिए बैंक्स। बैंक्स की बैलेंस शीट बना लो। बना ली बैलेंस शीट आपने? ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बोलते हैं इसको, टी शेप बैलेंस शीट। टी है ना।
Sir, the cost plan of electronic items is very expensive nowadays, very expensive. But people have increased purchasing power. Big billion day sale, खरीद लेना उसमें आईफोन 14 56,000. मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच खत्म हो जाता ना, उसके 4 साल बाद जर्सी नहीं आती हैं शोरूम में. जब वो वर्ल्ड कप की जर्सी आती हैं उस टाइम तो खरीद नहीं सकते, उस टाइम तो महंगी पड़ती हैं, लेकिन फिर खरीदते हैं, क्या है ना. ऐसा माइंडसेट है हमारा. हेडिंग बनाओ, बैंक्स. बैंक्स फॉर्म द core of Indian economy. Banks are financial intermediaries which takes deposits from the public. ब्रैकेट में लिखो savings and give to those who need it. ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट. तो सेविंग्स आर कन्वर्टेड इन इन्वेस्टमेंट थ्रू विच रूट? बैंक्स और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है? सेविंग्स किधर से आती है? देखो सिंपल, पता भी होगा. ये मेरी इनकम है, मान लो 100 रुपीज. इसमें से कुछ एक्सपेंडिचर करूंगा. किस चीज पे एक्सपेंडिचर करता है इंसान? उसको क्या बोलते हैं हम? कंजम्पशन. अरे ये वर्ड याद रखना सारे. सपोज 80 रुपीज इज द कंजम्पशन. सो व्हाट इज द सरप्लस विच इज लेफ्ट? 20. दिस 20 रुपीज आई विल डू, मैं क्या करूंगा? इनको बैंक्स में डिपॉजिट करूंगा. करते ना कुछ, क्योंकि बैंक्स का पैसा क्या है? इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं. कुछ पैसा मैं कहां लगाऊंगा? लैंड. कुछ पैसा मैं कहां लगाऊंगा? गोल्ड. अरे इंडियंस गोल्ड में बहुत करते हैं. कुछ पैसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स, डेट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करा है कभी? शेयर सुना आपने? सुना है आपने शेयर्स? है ना, एक अंकल थे जिनका सारा पैसा डूब गया था शेयर्स में. होता है ना हर एक की फैमिली में एक अंकल. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं इनको. ठीक है, इनकम समझ में आई? ठीक है. सो इंडिया में इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इज इंक्रीजिंग. एंड इफ कंजम्पशन जो है अगर एक स्टेबल है तो हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी. कौन सी पॉपुलेशन इनकम करती है ज्यादा? यंग पॉपुलेशन और ओल्ड पॉपुलेशन? वर्किंग पॉपुलेशन. विच पॉपुलेशन? वर्किंग पॉपुलेशन. एंड इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. यंगेस्ट यूथ 15 to 59 ईयर्स का जो हमारा यूथ है 64% है हमारी पॉपुलेशन का. सो इंडिया के पास सबसे ज्यादा क्या होंगी? इनकम होंगी. तो क्या बचेगी सबसे ज्यादा इंडिया में? सेविंग्स. आपको बड़े मजेदार इफेक्ट बताता हूं. 67% ऑफ द सेविंग्स ऑफ इंडियंस आर नाउ कहां? पहले कहां होती थी? बैंक्स. लोग रखते थे भाई नहीं पैसा नहीं निकालना, या लैंड में या गोल्ड में. अब किस में है? शेयर. 67% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स आर नाउ शेयर्स. अकाउंट पता कितने डीमैट अकाउंट हो गए शेयर मार्केट में? 10 करोड़. कितने? 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए हैं. आप जब शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो ना तो आपको एक स्पेशल अकाउंट चाहिए होता है. उस अकाउंट का नाम होता है डीमैट. 67% ऑफ द हाउस होल्ड. बिग थिंग. तो म्यूचुअल फंड्स पैसा कहां इन्वेस्ट करते हैं? सारे इक्विटीज में या डेट में. जो ये प्राइवेट इंप्लॉइज और गवर्नमेंट इंप्लॉइज जिनकी सैलरीड वाले हैं वो तो करते ही करते हैं. आजकल बिजनेसमैन भी करने लगे हैं. पार्ट ऑफ देयर सेविंग्स आर इन्वेस्टेड इनटू हियर. चलो ठीक है, कमिंग बैक अगेन. तो इतना समझ में आया? आपने क्या लिखा लाइन? अब नेक्स्ट पैरा. इन दिस प्रोसेस मनी चेंजेस हैंड फ्रॉम पीपल टू पीपल एंड in this process money multiplies. ब्रैकेट में लिखो money multiplier effect. कौन सा इफेक्ट हो गया? money multiplier effect. Therefore the prudent working of the banks is essential for the well functioning economy. RBI has laid down the norms for the regulation of the banks in the form of number 1 capital adequacy norms. These are made so that banks lend in an responsible manner. सेकेंड लिखिए, इट इसी लाइन में, इट इज द परसेंटेज ऑफ द lending made. Reserve requirements. Number 2, certain percentage of net demand and time liabilities are kept as reserves. A, cash reserve ratios. रेशियो किसका परसेंटेज है ये? यस, नेट. उनको क्या बोलते हैं हम? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी. व्हाई द वर्ड नेट इज यूज्ड? किसी ने पूछा ही नहीं. इसमें से हम क्या रिड्यूस कर देते हैं? जो
आपस में बैंक एक दूसरे को लेंडिंग करते हैं ना, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, उनको लेस अगर हम कर देते हैं तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, लिख लो उसको, जो अभी ये, अब पहले कंटिन्यू कर लो, बाद में लिखवा दूंगा। ये क्या लिखा आपने लाइन, देखिए, इट इज द कैश रिजर्व विच इज केप्ट विद आरबीआई। ये खुद अपने पास नहीं रखता बैंक, किसके पास रखता है, आरबीआई के पास। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द कैश रिजर्व, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार स्टेट एग्जाम्स में। इट इज द कैश रिजर्व विच इज केप्ट विद आरबीआई। ठीक है, सेकंड लिखिए, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी समझते हैं आप, वैधानिक, लिखा नहीं होता सिगरेट्स पे स्टैट्यूटरी वार्निंग। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी, अंडरलाइन करेंगे, विदाउट मच लॉस ऑफ वैल्यू, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ना, हर चीज कन्वर्ट हो सकती है तो कैश में। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी समझते हो, लिक्विड समझते हो, फाइनेंस की टर्म में लिक्विडिटी जब हम वर्ड यूज करते हैं तो सपोज करते हैं मेरे पास गोल्ड है और मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसा है, विच वन डू यू थिंक इज कैन बी इजिली यूज, जब आप मार्केट में जा रहे हो कुछ खरीदने, क्या चीज सबसे ज्यादा इजिली यूज हो सकती है, बैंक अकाउंट, कैश। तो कैश क्या होता है, मोस्ट लिक्विड, मोस्ट लिक्विड, एनीथिंग जिससे आप जल्दी से जल्दी मार्केट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उस चीज को हम क्या कह देते हैं, लिक्विडिटी। अच्छा चलो, आपके पास लैंड है, लैंड, गोल्ड, विच वन इज मोर लिक्विड, लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टिबल टू कैश विदाउट मच लॉस ऑफ वैल्यू। विच वन इज मोर लिक्विड, लैंड और गोल्ड, गोल्ड, इट कैन बी सोल्ड इन द नाइट, यू कैन गेट इजी मनी, बट लैंड विल टेक 6 months, और इफ यू हैव टू सोल्ड इट राइट नाउ द वैल्यू विल बी वेरी लेस, लॉस ऑफ वैल्यू। समझ में आया, लैंड और गोल्ड। ठीक है, अच्छा तो कौन सी रेशियो है वो, स्टैट्यूटरी। व्हाई स्टैट्यूटरी वर्ड, विच स्टैट्यूट, चलो होमवर्क दूंगा ये, देखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट इज द परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी विच इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI. These deposits और ये SLR, these securities or deposit, these securities are to be kept with the bank itself, not with RBI. But CRR कहां रखते हैं, these securities are kept with bank itself, बैंक के साथ ही रखते हैं। लिखा आपने CRR and SLR, लिखो इसके बाद, both these ratios so as to ensure depositors safety, increase their confidence, and also to ensure enough safety, क्या हुआ, valve in the banks, but this is not enough, banks can still fail। दूं एक सिचुएशन जिसको कोई नहीं रोक सकता, ओनली थिंग विच कैन स्टॉप बैंक फेलियर इन इंडिया इज ट्रस्ट। जिस दिन ट्रस्ट चला गया बैंक से, इंडिया खत्म हो जाएगा। कैसे, कितने पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, अभी ये रेशियो सपोज 100 CR है तो अराउंड 25% है। इमेजिन करो 100 के 100, कितना बैंक के पास कितना पड़ा है, लैंड कितना किया हुआ है, इमेजिन करो 100 के 100 लोग, करोड़ वाले लोग एकदम आ गए तो बैंक ऑफ पंजाब, इवन ICICI बैंक फेस दिस र्यूमर क्राइसिस टू सच एन एक्सटेंट। नारायण मूर्ति का डिपॉजिट था ICICI बैंक में, उन्होंने एकदम विड्रॉ कर लिया था। अफवाह फैल गई कि भाई ये बैंक डूबने वाला है। डूबने वाला कब होता है बैंक, कि इसने जिनको पैसा दिया वो भागने वाले हैं। ये पैसे गए तो बैंक, ये लोग भी गए, तो सब लोग, जिसको पहले इंफॉर्मेशन वाली, उसे लगा कि मेरा 2 लाख रुपए है, मैं तो लाइन में लग के निकलवा लाता हूं। सब लोग लग गए लाइन में। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, मेरे पेरेंट्स 3 बजे तक लाइन में लगे थे पैसे निकलवाने के लिए बैंक ऑफ पंजाब में, 3 बजे तक। पापा थे, मेरे कजन है एक, जॉइंट फैमिली और बिजनेस फैमिली। इमेजिन, तो बैंक फेल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इस तरह के र्यूमर्स ना आए, तो आरबीआई जो होता है
वो टाइम टाइम पर गाइडलाइंस पब्लिश करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है और बताता है लोगों को कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इंडियन बैंकिंग, देयर आर इनफ सेफ्टी रेगुलेशंस, इंडियन बैंकिंग इज डूइंग गुड। आप समझ रहे हो क्यों आता है आरबीआई की पब्लिकेशंस, क्यों आती है? आपके मन में नहीं आना चाहिए कि यार हमारा पैसा है, ये लोग इतना सारा क्यों खर्च करते हैं? इसलिए ताकि सिस्टम में कॉन्फिडेंस बना रहे। क्या बना रहे? कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस जिस दिन लूज हो गया बैंक से, क्या होगा? हम सब लोग चले जाएंगे बैंक में पैसा निकलवाने, उससे क्या होगा? फिनिश। ऐसा बहुत सारे बैंक हुए हैं, पीएमसी। अच्छा, एक बैंक सुना है आपने, एसवीबी, यूएस में, सिलिकॉन वैली बैंक, सुना है आपने? This big bank also faced the same crisis. Why? Because people came to know that the people to whom they have lent, whom they were lending to startups. जो स्पेशली, देखो इस बैंक का नाम है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली मतलब यूएस। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को ये लैंड कर रहा था, जैसे बाइजू, बाइजू को लैंड किया हुआ इसने, जैसे अन अकेडमी, इनको लैंड करता था, टेक्नोलॉजी एड टेक स्टार्टअप्स एंड ऑल स्टार्टअप्स। ठीक है, अब लोगों को पता लगा कि इनका उनको जो इनके जिनको लैंड किया हुआ उनका बिजनेस डाउन है, उनको गलत लैंड कर दिया, तो लोग अपना पैसा निकलवाने आ गए, ये रिजर्व्स कम थे। आपको पता है इसी वजह से आरबीआई, अगर आपने बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया हुआ ना और बैंक फेल हो जाता है, अगर आपको सिर्फ पता है कितने रुपए का गारंटी है? 5 लाख रुपए का। यू आर गारंटीड फॉर हाउ मच मैक्सिमम मनी फॉर डिपॉजिट? 5 लाख। सो डोंट डिपॉजिट योर मनी मोर देन 5 लाख बिकॉज यू आर ओनली एंटाइटल फॉर हाउ मच मनी? 5 लाख पर अकाउंट। बात समझ में आई? आरबीआई का एक स्पेशल लॉ है जो पहले ये 2 लाख थी लिमिट, अब कितनी है मैक्सिमम? 5 लाख। यूएस में भी है लिमिट, बट लोगों को है कि लिमिट तक थोड़ी, मेरा तो पैसा ज्यादा है। मान लो जिसका पैसा 15 लाख होगा वो तो सोचेगा ना मैं तुरंत निकलवा के निकलूं भाई। अरे कई बार होता है ना पैसा बैंक में ज्यादा, देयर कैन बी कंडीशंस, राइट? तो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ यही क्राइसिस हुआ। अब क्यों हुआ उसके पीछे और ज्यादा डीप रीजंस हैं, ज्यादा डीपर रीजंस भी हैं उसके, बट वैसे फॉर द एग्जांपल ऑफ आवर क्लास आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। ठीक है, क्या लिखा आपने? रिजर्व रेशियो लिख ली। ठीक है, अब समझ में आया? अब हेडिंग बनाओ, मॉनेटरी पॉलिसी लिखो। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म्स द कोर ऑफ द इकोनॉमी। किसी को अगर प्रॉपर्टी लेनी है ना, दिस इज द राइट टाइम। नेक्स्ट 4 months में प्रॉपर्टी प्राइसेस आर अगेन टू बी हाइक्ड। देयर आर 2-3 रीजंस। वन इज इलेक्शन, तो गवर्नमेंट विल फॉलो द लूज मॉनेटरी पॉलिसी। सेकेंड थिंग इज द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर इंक्रीजिंग। सो जो लोहा है, सीमेंट है, सरिया, आग लगने वाली है इनके प्राइसेस में। मैंने कॉपर बाय किया हुआ इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को। तो मेटल प्राइसेस आर गोना शूट अप, समझ रहे हैं? तो अगर कोई, अब लिखिए मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? पहले थोड़ा सा मैंने बताया ना, बैंक आरबीआई से पैसा लेता है और बैंक आके लैंड करता है, इस पॉलिसी को आरबीआई चलाता है। तो ये पॉलिसी कौन सी हो गई? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, क्या लाइन लिखी आपने? कोर ऑफ द इकोनॉमी। इट इज द पॉलिसी बाय विच मनी मैनेजमेंट इज डन इन द इकोनॉमी थ्रू दिस कंजम्पशन, सेविंग्स, कंजम्पशन कॉमा सेविंग्स कॉमा इन्वेस्टमेंट्स, employment, production of goods and services is influenced in India. Next para. Post 2014, it is focused on price stability. Bracket में लिखो inflation targeting. Bracket में लिखो inflation targeting. For this purpose, a monetary policy committee consisting of 6 members is made, out of which 3 members are nominated by Government of India. This committee has ex officio chairman - RBI governor. ठीक है, full stop. This committee is given the target of, or this committee is given inflation targeting within 4 plus 2 minus 2 band. ओके, चलो यहां पे आपके बेसिक टेस्ट होंगे जो मैंने कल पढ़ाए थे। एमपीसी के अंदर 6 लोग हैं, 3 तो आरबीआई की साइड से और 3 है जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। ठीक है, ये लोग डिसीजन लेते हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना आरबीआई का ही काम है। ठीक है, मेरी बात समझना। और इनको गोल क्या मिला है? इन्फ्लेशन को कितना कंट्रोल करना है? 4। ठीक है, ठीक है भाई। कौन सी इन्फ्लेशन है ये?
सीपीआई कौन सी इन्फ्लेशन है? सीपीआई। कल बताया था, आपको नहीं पता होगा, इनको बताया था। सीपीआई, दिस इज द टारगेट गिवन टू आरबीआई, सॉरी एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इट मीट्स एवरी ट्वाइस, मतलब एवरी बाय मंथली इसका पब्लिकेशन होता है और इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। तो हर एक साल में मैक्सिमम मीटिंग कितनी है? 6 बार। ठीक है जी। सैलरी पूछोगे वो बता दूंगा। तो 4 + 2 - 2 हो गया इन्फ्लेशन टारगेटिंग सीपीआई। वाई द टारगेट इज 4 + 2 - 2? ये क्या बना दिया मैंने? वाई इन्फ्लेशन इट इज 4 + 2 - 2? मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 6। तो इन्फ्लेशन का ये बैंड हो गया। इन्फ्लेशन का ये क्या हो गया? बैंड होता है ना, इसमें रेंज करेगी, फ्लो करेगी, राइट? तो मुझे ये बताओ क्यों इन्होंने मिनिमम 2 क्यों रखा? इन्फ्लेशन इन्होंने मिनिमम 2 क्यों रखा? मिनिमम इन्फ्लेशन इज नेसेसरी और नॉट? वाई? Supply. It creates incentives for the producer to produce. If the prices become 0, nobody has incentive to produce anything. Right? सबसे पहले आज की क्लास में हमने पढ़ा what is RBI. RBI पढ़ा? क्या है RBI? RBI एक तरीके से एक फादर है, गॉड फादर है, जो पूरी हमारे देश में जितने पेमेंट सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम, प्रिंटिंग ऑफ मनी, फॉरेन एक्सचेंज, हर चीज आरबीआई संभालता है। ठीक। फिर हमने पढ़ा सेकंड कॉन्सेप्ट आज यहां पे, क्या? बैंक। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आरबीआई चलाता है बैंक्स को, और बैंक चलाते हैं आम आदमी को, आपको और मेरे को। हम लोग मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं? डिमांड। और डिमांड क्रिएट करते हैं तो उससे क्या क्रिएट होती है? इन्फ्लेशन। हमने आरबीआई पढ़ा, बैंक पढ़ा, आम आदमी, डिमांड, इन्फ्लेशन। सिंपल सी बात है, पैसा इसने प्रिंट करके इसको दिया, इसने आगे पैसा इसको दिया, पैसा इसने प्रिंट करके इसको दिया, इसने आगे प्रिंट करके इसको दिया, और ये मार्केट में गया और खरीद लाया चीजें। उससे क्या बढ़ी? इन्फ्लेशन। क्या बढ़ी? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन समझ में आता है क्या होती है? महंगाई। और हमने आरबीआई को डिटेल में समझा, क्या होता है आरबीआई। हमने ये समझा बैंक क्या होते हैं। बैंक क्या होता है? एक टी शेप छतरी, लो लगा दिया टी, इसके पास आप आए, डिपॉजिट कराया, उस डिपॉजिट का कुछ पैसा रिजर्व्स में रखा। क्या कहलाए वो रिजर्व्स? 2 रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मेरे साथ बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे, कैश स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। समझ में आया? बैंक में डिपॉजिट आता है, ये डिपॉजिट 2 तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट यानी डिमांड, एंड टाइम डिपॉजिट। फिर जो लेंड करते हैं, यहां पे कौन सी रेशियो होती है? कैपिटल एडुक्वेसी रेशियो। मेरे साथ बोलो, कैपिटल एडुक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडुक्वेसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेंडिंग